So, welcome, dear friends. Today, we are going to continue our revision series, and today, we are going to discuss chapter number 3. And the name of the chapter is, yes, of course, it's business environment. It is the most important chapter. Let me tell you why. Because you are going to study the same chapter in your CA final and CA inter level. We can see this chapter and its concepts in MBA as well, and yes, in BCom also you are going to see this same chapter and its concepts. That's why it is so important, and in real life also it is one of the most important chapter. We are going to discuss the case study of Coca-Cola, and I am going to let you understand the importance of this chapter through this case study, my dear friends. First of all, let's discuss some basics and then we will advance our research in the practical applications. So सबसे पहले समझते हैं कि business environment होता क्या है, because that's the most important to know. Any it includes business environment includes forces, factors, individuals and institutions which are outside the control of the enterprise, but they may affect the performance. Let me tell you, forces, what are those forces? Political forces. What are those factors? Environmental factors. Individuals कौन कौन से होते हैं सर? Suppliers, creditors, ये सब भी होते हैं. और institutions में क्या आता है? Well, banks on which we are dependent for our borrowings. ये सभी forces और factors अगर आप ध्यान से सोचें, they are outside the control of business enterprise. क्या बैंक्स जैसे इंस्टीट्यूशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्या सप्लायर या डेटर या क्रेडिटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते. बट दे इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस, योर प्रॉफिट्स. यू विल अंडरस्टैंड दिस. और अगर मुझे इन सब को एक क्रक्स में बताना हो, एक लाइन में बताना हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, वेल बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस की सराउंडिंग्स को बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स. जिन सराउंडिंग्स में बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसी को बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दिस सराउंडिंग्स? कितने तरीके की फोर्सेस होते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं? एज अ गुड बिजनेसमैन कितना ज़्यादा हमें नॉलेज होनी चाहिए? तो इसका एक निमोनिक है पेसल एनालिसिस. बहुत ही ज़्यादा फेमस, एमबीए में, सीए फाइनल में बहुत ज़्यादा आप इसके बारे में पढ़ेंगे. और यू आर लकी कि आपको +2 में ही इतनी अच्छी नॉलेज वो बुक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं. वेल, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट इट. 6 तरीके के फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, जिसका लर्निंग टेक्निक या जिसका निमोनिक है पेसल. पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E stands for an economic, S stands for social, T stands for technological, E stands for environmental, and L stands for legal, my dear friends. No doubt we are going to discuss in depth about each of them, but right now आपको पता होना चाहिए कि business environment में 6 फैक्टर्स होते हैं जिसको बोलते हैं पेसल, यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड ऑफ कोर्स लीगल. वन बाय वन डीप में पढ़ेंगे. बट अभी हमारे इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, दैट व्हाई यू शुड लिसन टू दिस लेक्चर फर्दर. आवर मेन मोटिव इज कि हर बिजनेस मैन को इन 6 फैक्टर्स की कंप्लीट नॉलेज एंड अवेयरनेस होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स. इफ ही वांट्स टू बी अ गुड बिजनेसमैन, इफ ही वांट्स टू अर्न गुड प्रॉफिट्स फॉर हिज बिजनेस, he needs to have immense knowledge and a good knowledge of these 6 factors at least. और इन फैक्टर्स की प्रॉपर डेटा गैदरिंग करना, उसका एनालिसिस करना, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग. यस, दैट टर्म इज नोन एज एनवायरनमेंट स्कैनिंग. एनवायरनमेंट स्कैनिंग मीन्स कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. व्हेन यू, मतलब कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज का मतलब ही है जब आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी इन 6 फैक्टर्स के बारे में. ठीक है जी. इसको हम प्यार से पेसल एनालिसिस भी बोलते हैं. और जब आप फ्यूचर में बड़े अपने हायर स्टडीज़ में डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन पेसल एनालिसिस के नाम से आएगा. बिजनेस एनवायरनमेंट वर्ड वहाँ यूज़ नहीं होगा, बट इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. सो आइए समझते हैं
आप पूछेंगे कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्यों करनी है, क्यों वेसल एनालिसिस करना है, तो मैंने पहले ही बोला, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड बिजनेसमैन यू नीड टू डू दिस, बिकॉज एज अ बिजनेसमैन वेसल एनालिसिस करने के बाद यू विल गेट टू नो अबाउट स्वॉट. Yes, SWOT. It is another important concept from your MBA, and it is, yes, I have studied it in my CA final and CA inter level. जब भी हम पैशन एनालिसिस करते हैं देन वी गेट टू नो अबाउट स्वॉट, दैट इज द स्ट्रेंथ्स, द वीकनेसेस, द अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट्स दैट वी एज अ बिजनेस आर फेसिंग इन द एनवायरनमेंट. सो ये सब समझ लेने के बाद हमें अपना स्वॉट समझता है, और ये समझने के बाद ही वी कैन फॉर्म फर्दर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स माय डियर फ्रेंड्स. सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. कोई भी डिसीजन रातों रात नहीं लिया जाता है. वी यूज टू डू performance analysis, special analysis. We used to study our SWOT and then we come out on a conclusion that what is the policy that we need to follow, my dear friends. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं तभी हमें बात ज़्यादा समझ आएगी. एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ कोका कोला का, माय डियर फ्रेंड्स. सबने ही कोका कोला पिया हुआ है, बट उसका पैसल एनालिसिस आज हम समझेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे कोका कोला के लिए. अभी तक हमें लगता है कि इट इज़ द मोस्ट फेमस ब्रांड, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, कोई कंपटीशन नहीं है. कोका कोला को तो कोई दिक्कत आती ही नहीं होगी सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचने में. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं यू आर रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज इसका पैशन एनालिसिस अब मैं स्टडी कर रहा हूँ आपके साथ एंड यू विल गेट टू नो द डिफरेंस. सबसे पहले बात करते हैं पेस्टल में पॉलिटिकल फैक्टर की, माय डियर फ्रेंड्स. कोक मस्ट फॉलो FDA रूल्स. यूएस की अथॉरिटी है FDA, और उसके रूल्स को फॉलो करना मस्ट है कोक के लिए. दे हैव टू फॉलो अदर मार्केटिंग लॉज एंड लेबर अकाउंटिंग एंड इंटरनल लॉज एज वेल. सो इतनी रूल्स और लॉज को फॉलो करने के बाद कोक अपनी सॉफ्ट ड्रिंक बेच पाता है दोस्तों. इट इज़ नॉट दैट ईजी टू सेल द कोल्ड ड्रिंक, माई डियर फ्रेंड्स. नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक फैक्टर. कभी कभी इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, जैसे कि कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गया. यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, एग्जांपल यही दिया हुआ है, कंज्यूमर टेस्ट गेट्स चेंज्ड. तो उसका ध्यान रखना कोका कोला की जिम्मेवारी है. और आपको याद है एक डाइट कोक कोका कोला ने बनानी शुरू की थी, इंडिया में भी वो अवेलेबल है, बिकॉज देयर वॉज अ चेंज इन द इकोनॉमिक फैक्टर. कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस हेल्थी ड्रिंक्स की तरफ मूव ऑन हो गई थी, और कोक ने भी समझते हुए डाइट कोक बनाई, हेल्दी ड्रिंक्स बनाई. सोशल फैक्टर्स में सोसाइटी के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात की जाती है. इकोनॉमिक फैक्टर में हम अपने कस्टमर पर फोकस रखते हैं, बट सोशल फैक्टर्स पे हम अपने ओवरऑल सेगमेंट पे, मार्केट पे फोकस करते हैं. यानी वो मार्केट एरिया जहाँ पे अभी हमारी ड्रिंक्स नहीं बिक रही, कोका कोला की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ पे भी सेल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी उन्हें ध्यान रखना होगा वहाँ के कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस का. जैसे जापान और चाइना में भी इन्होंने देखा कि हेल्दी सॉफ्ट ड्रिंक्स का ट्रेंड बढ़ रहा था, तो इन्होंने वहाँ पे भी सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाना शुरू की जो हेल्दी हैं. वैसे ही टेक फैक्टर की बात करें, वेल दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर मैं टीचिंग लाइन की भी बात करूं, आज से कुछ समय पहले आई माई सेल्फ वॉज टीचिंग ऑन सम ब्लैक एंड वाइट बोर्ड, बट आज मैं अपने लैपटॉप के आगे बैठ के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी फैक्टर. क्योंकि मैंने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा कि मुझे अब ऑनलाइन मूव करना ही होगा. वैसे ही कोका कोला ने भी समझा कि सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड डील विद. और आज आप इनका ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए, इनका फेसबुक चेक कीजिए, हर जगह दे आर प्रमोटिंग देयर सॉफ्ट ड्रिंक्स दैट दे आर सेफ एंड हेल्दी फॉर अ कंज्यूमर. They are using high technology also to provide the drinks in the short period of time. Well, this is a technological factor. Let's talk about the legal factor, my dear friends. Well, इनको हर नेशन में जहाँ जहाँ पे भी इनकी फैक्ट्रीज, इनके प्लांट्स हैं, वहाँ के लीगल एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है. इंडिया में भी इन्होंने कुछ समय पहले कुछ लॉस को ब्रेक किया था, और इंडिया से इन्होंने एग्जिट भी लेना पड़ा था. बीजेपी गवर्नमेंट थी आई गेस उस टाइम पे. आई अर्ज यू, आप उसको ऑनलाइन स्टडी कीजिए. तो लीगल फैक्टर की वजह से कोका कोला एक बार इंडिया से एग्जिट ले चुका है, प्लीज़ उसको स्टडी कीजिएगा. एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो, जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया हुआ है कि कोका कोला वहीं पे ऑपरेट कर सकता है जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर नहीं है.
बिकॉज अगर वाटर की ही शॉर्टेज होगी, हाउ दे आर गोइंग टू मेक देयर सॉफ्ट ड्रिंक्स माय डियर फ्रेंड्स। दैट्स वाई इंडिया इनके लिए एक प्रेफर्ड लोकेशन है, बट साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में कोका कोला बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता इन लोगों के लिए। दुबई में कोका कोला का प्लांट नहीं देखेंगे आप, बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर देयर माय डियर फ्रेंड्स। अभी हमने एक प्रैक्टिकल केस स्टडी समझा। मैंने आपको बोला ही है कि मैं पेस्टल की डीप एनालिसिस आपके साथ करूंगा, बट अभी उसके लिए वेट करना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज द फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। आप प्लीज़ वहाँ जाके इसको एक बार ज़रूर स्टडी कीजिए, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है उसको ही अब मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट में हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। कोई भी इंटरनल फोर्स है तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं होगा, उसको इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक और कुछ जर्नल फोर्सेस हो सकती हैं। स्पेसिफिक में बात करूं तो सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, वो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं, हमारे बिजनेस की डे टू डे वर्किंग को इम्पेक्ट करते हैं। बट कुछ सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल कंडीशंस भी होती हैं जो इनडायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं, जैसे कि मोदी गवर्नमेंट के आने से कई बिजनेसेस ने शूट अप लिया, उनके शेयर प्राइजेस दे रोज लाइक एनीथिंग एल्स। ये जर्नल फोर्सेस हैं जो किसी भी बिजनेस को इम्पेक्ट करती हैं। लीगल की बात करते हैं, जीएसटी आया था तो जो कपड़ा मार्केट थी वो बिल्कुल क्रैश हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे जीएसटी लगा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। हाईली बिजनेस को इम्पेक्ट किया, और कुछ बिजनेसेस ने प्रिडिक्ट कर लिया था जीएसटी का इम्पैक्ट उनके बिजनेस पे, एंड उन्होंने ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न किए उन दिनों में। कभी डिस्कस करूंगा मैं अपनी केस स्टडी इसके थ्रू। नेक्स्ट, इंटर रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये सब इंटर रिलेटेड हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे ही वेस्टर्न कल्चर के टूवर्ड्स यूथ का इंटरेस्ट जगा, तो डिमांड फॉर फास्ट फूड भी इंक्रीज हो गई। मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, सबवे, आज they are making huge profits. Why do you think so it is happening? It is because of the changing business environment. Next, uncertainty my dear friends. बिजनेस का कड़वा सच अनसर्टेनिटी ही है। वेरी फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट है। आज आपने जो जीन्स डाली है वो आप भी नहीं जानते कि 6 महीने बाद उसका ट्रेंड होगा या नहीं होगा। और सोचो, अगर आपका बिजनेस ही जीन्स का या शर्ट्स का, स्वेटर्स का है, यू डोंट नो दैट 6 महीने बाद आप अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट, डायनामिक, एवर चेंजिंग है, हाईली फ्लेक्सिबल है, ये सब हम जानते हैं। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, बिकॉज बहुत ज़्यादा डायनामिसिज्म है, and we need to study the environment continuously together to the needs of the business. नेक्स्ट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, हर बच्चे की बस में नहीं है। हर +2 का बच्चा जाके बिजनेस एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट स्कैनिंग नहीं कर सकता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एक्सपर्टीज एंड नॉलेज टू मेक द एनवायरनमेंट स्कैनिंग माय डियर फ्रेंड्स। राइट, यू आर अंडरस्टैंडिंग माय थिंग्स। जैसे कि टैक्स रेट्स हैं, अगर वो चेंज होते हैं तो बिजनेस पर हैवी इम्पैक्ट होता है, बट उसका राइट इम्पैक्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही आपको समझा पाएगा दोस्तों, और सम बिजनेस एक्सपर्ट माइट बी, बट एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए शायद वो पॉसिबल नहीं होगा। सो इट इज़ कॉम्प्लेक्स एट द सेम टाइम, एंड रिलेटिविटी बहुत ज़्यादा है। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट आप होते तो मैं आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टीन समझाता, बट कॉमर्स में भी यू आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। एक एग्जांपल लेते हैं एंड यू विल गेट टू नो। व्हेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक, इट केम एज अ कॉन्स्टेंट फॉर कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, बट इट वाज एन अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम फॉर द जूस मेकिंग इंडस्ट्री। छोड़ो, मैगी की बात करते हैं। नेस्ले मैगी के प्रोडक्ट में लेड की क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो मैगी को बैन किया गया था इंडिया में। 2 मिनट्स मैगी बैन हो गई थी, सब परेशान थे, मैं भी परेशान था। बट उसी टाइम पे बाबा रामदेव की पतंजलि ने आटा नूडल्स बना दिए थे। आईटीसी का, सनफीस्ट का यिप्पी नूडल्स उसी टाइम पर आया था दोस्तों, और आज एक अच्छा मार्केट शेयर है, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज रिलेटिविटी। एनवायरनमेंट सेम था, लेकिन एक के लिए वो नेगेटिव हो गया और एट द सेम टाइम दूसरे के लिए वो पॉजिटिव हो गया। तो रिलेटिविटी देखने को मिली आपको, मैगी वाले एग्जांपल से आपको याद रहेगा दोस्तों।
सो ये हमने फीचर्स पढ़े, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस, इंटर रिलेटेड, अनसर्टेनिटी, डायनामिज्म, कॉम्प्लेक्स एंड अनसर्टेनिटी। तो ये सब भी चीज़ें हमने पढ़ी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर आवर एग्जाम्स, द प्राइम पर्पज इज टू क्लियर द एग्जाम्स ऑफ द हाई मार्क्स, और उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आ रहा है दोस्तों हमारे सामने, दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, आइए इसको अब स्टडी करते हैं क्वेश्चंस को, और ध्यान से सुनना, बहुत भारी बोलूँगा बट इट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। It enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage। एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, +2 वाले बच्चे हैं, ध्यान से सुने। Enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage। अच्छी बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज, एनवायरनमेंट स्कैनिंग, प्रॉपर पेस्टल एनालिसिस, प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस, ये सब करने पर you will identify the opportunities that are existing in the market। Let's talk about WhatsApp without wasting any more time। व्हाट्सएप ने रिकग्नाइज किया कि मोबाइल चैट की इम्पोर्टेंस इंक्रीज होने वाली है इन द अपकमिंग फ्यूचर, और इन्होंने अपनी एप्लीकेशन बना दी, और आज इट इज़ अमंग द टॉप। हालांकि अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं व्हाट्सएप में, मैंने कल ही परसों न्यूज़ में स्टडी किया है, कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज में इश्यूज हैं, बट स्टिल WhatsApp is the first mover advantage, it has taken the first mover advantage। वहीं मारुति की बात करें, मारुति सुजुकी की, they understand the need for small cars very early, और मारुति 800 जितनी बिकी है, और आप जानते हैं ये मारुति का कमाल है, मारुति चली तो वहीं से है। सो दे आर द वंस, चाहे मारुति हो चाहे व्हाट्सएप हो, दे आइडेंटिफाई दोज अपॉर्चुनिटीज एंड दे ऑफ कोर्स गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नेक्स्ट बात करते हैं, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स एट द सेम टाइम। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था लेक्चर के कि इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो मैंने क्या बोला, हमें अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, हमें थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है दोस्तों, और अर्ली वार्निंग सिग्नल देता है। मारुति सुजुकी की बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी ने जल्दी ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि थोड़े समय बाद फॉरेन कार कंपनीज आर गोइंग टू एंटर इन इंडिया, और इन लोगों ने उसको पॉजिटिवली लिया, उसको एज अ वार्निंग सिग्नल की तरह ट्रीट किया, और इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज में चेंज किया। दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, ताकि जब तक फॉरेन का मूवर्स यहाँ पर आए, इनकी मार्केट शेयर इतना ज़्यादा हो जाए कि उन लोगों के लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाए। और मारुति is undoubtedly the number one market shareholder even at this moment of time, my dear friends। So hats off to Maruti। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। देखो, अगर आपको थ्रेट्स का पता चल गया, यू नीड टू नो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चल गया, तो फिर कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए उनको भी आप जल्दी से असेंबल और टैप कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एलईडी 3D टीवी मैन्युफैक्चरर्स के बारे में। टीवी मैन्युफैक्चरर्स को जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि अब पुराने 3D डब्बे वाले टीवी नहीं चलने वाले, एंड देयर इज़ गोइंग टू कम अ ट्रेंड ऑफ एलईडीज़, तो उन्होंने वो रिसोर्सेज इकट्ठे करना शुरू किए, उन्होंने वो टेक्नोलॉजीज़ साउथ कोरिया से, जापान से इंपोर्ट करनी शुरू करी, और जिन्होंने भी अर्ली मूव किया उन लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है दोस्तों। चाहे वो फिर टीचिंग में ही क्यों ना हो, जिनको भी समझ आ गई थी कि यूट्यूब इज़ द कमिंग ट्रेंड, अपकमिंग ट्रेंड फॉर स्टूडेंट्स, तो उन टीचर्स ने जल्दी से वो इक्विपमेंट्स बाय किए, जो शायद आज अब जो नया टीचर स्टार्ट करने की सोच रहा है वो काफ़ी महंगे इक्विपमेंट्स बाय करते हैं। सो यस, हम लोगों को भी ये समझना होगा कि ये डेली प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियोज हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। देखो, एक एग्जांपल लेता हूँ, क्या आप एप्पल आईफोन के बारे में जानते हैं? अरे क्या बोल रहे हो सर, एप्पल आईफोन कौन नहीं लेना चाहता, और हमने तो लिया भी हुआ है कुछ बच्चों ने। देखो, आपको ध्यान है एप्पल का सबसे पहला लोगो ये था, मुझे भी आज ही पता चला बाय द वे। उसके बाद ये बहुत चला, ये भी चला, और अभी रिसेंटली ये वाला चल रहा है। ठीक है, क्यों चेंज कर रहे हैं? कभी ये सोचा आपने बैठ के कि यार लोगो चेंज करने की क्या ज़रूरत हो गई? इट इज़ जस्ट टू अट्रैक्ट यू पीपल, यू गाइज, बिकॉज
Apple want us to believe that they are working continuously, they are working day and night to change their, to update their products. And that's what business environment tell us. Because business environment की स्टडी करने से ही एडजस्ट एंड अडेप्ट हम इजीली कर पाते हैं रैपिड चेंजेस के साथ. बिकॉज व्हेन वी आर अवेयर कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, वी नीड टू अडेप्ट एंड चेंज अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, कस्टमर्स बिकम्स मोर डिमांडिंग. जब कंपटीशन बढ़ा, कस्टमर को एक फ़ोन लेने के लिए भी जब 10 दुकानें सामने दिखी, तो उसने भी 10 दुकानों पे जाके अपनी डिमांड बतानी शुरू की. दे ही इज़ नेवर सेटिस्फाइड विद वन शॉपकीपर ओनली. और लोगों को, शॉपकीपर्स को भी अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टिंग इन प्लानिंग पॉलिसी मेकिंग. देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करने पर आपको क्या पॉलिसीज़ और क्या स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए वो आप लोगों को समझ आता है. एग्जांपल लेता हूँ गुजरात टूरिज़्म का ऑफ कोर्स. आपने वो ऐड देखी होगी, मिस्टर बच्चन, द लेजेंड मिस्टर बच्चन, ग्रेट मिस्टर बच्चन. वो आते हैं और वो कहते हैं कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में. क्या लगता है आपको, क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं? बिग बी कितने पैसे चार्ज करते होंगे उस छोटी सी ऐड के? बट गुजरात गवर्नमेंट is paying so heavy amount. Why? Because it is a part of their policy and strategy. उन्होंने अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को देखा, गुजरात के एनवायरनमेंट को समझा, और उन्हें पता चला कि देर इज़ अ ग्रेट स्कोप फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री देयर. ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन बी जनरेटेड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री. एंड दैट्स वाई दे स्टार्ट प्रमोटिंग द गुजरात टूरिज्म. और आज मैं बताऊं, इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, बट गुजरात टूरिज्म इज अमंग द टॉप. यस. और आईटीसी ग्रुप ने भी रिसेंटली वहाँ पर अपने होटल्स ओपन किए. स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने के बाद टूरिज्म वहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज हुआ. सो ग्रेट इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट, आई हैव टू से. नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. ऑफ कोर्स, जब आपको थ्रेट्स का पता चल गया, यू गेट टू नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज. जब आपने रिसोर्सेज की अर्ली टैपिंग कर ली, चेंजेस को अडेप्ट कर लिया, अल्टीमेटली होगा क्या? इट विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस माय डियर फ्रेंड्स, एंड यू विल अर्न हैवी प्रॉफिट्स, आई हैव टू से. चलिए, हमने अब तक क्या पढ़ा, मैं एक बार सिर्फ डिस्कशन कर दूंगा ताकि आपको समझे हम कितना इंपॉर्टेंट और कितना डीप जाके आप पढ़ रहे हैं. हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा, पेस्टल एनालिसिस को समझा, स्वॉट को समझा, कोका कोला का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा. नेक्स्ट, वी अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वी सी द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. बट नाउ, मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो पहले आता था, चाहे हर एग्ज़ाम में पूछा जाता था, अभी पूछना थोड़ा सा कम किया है. आप लास्ट एग्ज़ाम्स उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा कम आ रहा है. बट मैं बताऊं, किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी ये क्वेश्चन ये दोबारा से पूछ लेंगे और अच्छे मार्क्स में पूछेंगे, तो हमें इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी लीनियंसी भी नहीं दिखानी. लेट्स टॉक अबाउट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. सबसे पहले, अगर आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ने वाले हैं, यू शुड नो अबाउट डॉक्टर मनमोहन सिंह, बिकॉज ही इज़ द वन हु ब्रिंग्स दिस पॉलिसी इन इंडिया. और उन्होंने जो माइंडसेट उस टाइम पे शो किया, हैट्स ऑफ टू हिम. एंड अनडाउटेडली ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर्स दैट इंडिया हैज़ एवर हैड. तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी बोलते हैं इसको हम प्यार से, ठीक है. और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये तीनों चीज़ें हैं, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए. लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मैनी मोर रिस्ट्रिक्शंस. गवर्नमेंट ने बिजनेसेस पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, बट लिबरलाइजेशन की मनमोहन जी ने, उन्होंने बोला हटा दो इन लाइसेंसेस को, कोटास को, प्रोवाइड सम लिबरलाइजेशन, प्रोवाइड सम फ्रीडम. और उस दिन के बाद से इंडिया ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है. एक वो दिन था 1991 का, जब हमारे रिजर्व्स सिर्फ एक हफ्ते का ही खाना प्रोवाइड कर सकते थे, एक हफ्ते का ही इंपोर्ट कर सकते थे. बट आज जो हमारे इंडिया के पास रिजर्व्स हैं, आई डोंट नीड टू टेल यू द अमाउंट, इट इज़ सो बिग अमाउंट, एंड थैंक्स टू द लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की. देखिए, जब भी प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट अपना स्टेक डाइल्यूट कर लेती है, यानी अपनी ऑनरशिप
हटा लेती है किसी कंपनी से और प्राइवेट सेक्टर को ऑनरशिप उसकी दे दी जाती है, तो इस पूरे प्रोसेस को प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है। गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन टाइम टू टाइम किए हैं, चाहे वो मेट्रो का प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे अभी सुनने में आ रहा है कि रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आईआरएफसी का आईपीओ निकाल रहे हैं, सो दैट ऑल्सो सीम्स टू बी ए स्टेप टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन इटसेल्फ। सो प्रैक्टिकली अगर आप न्यूज़ पढ़ते रहेंगे तो आपको समझेगा कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। बैंकिंग सेक्टर में ही देख लो, आज कितने सारे प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स आ गए हैं, नाम नहीं लूँगा, बट यस 1991 से ये शुरू हुआ था और आज प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। प्राइवेटाइजेशन में डिसइन्वेस्टमेंट भी हो सकता है जब हमने थोड़ा सा अपना स्टेक कम किया, या डाइल्यूशन ऑफ स्टेक हो सकता है जब हमने एक लार्ज स्केल पे एज अ गवर्नमेंट अपना स्टेक वापस ले लिया। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्लोबलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन अगर आपने नहीं समझी तो होगी आई गेस, बट अगर नहीं क्रैम करके ये डेफिनेशन नहीं लिख के आते हो तो आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड की इकोनॉमी को जोड़ देना, इंटीग्रेट करना इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और अगेन मेंशन हुआ है कि 1991 तक बिल्कुल इंडिया का फोकस यहाँ नहीं था, एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, बट उसके बाद उन लोगों को समझ आई एंड दे ब्रिंग द इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, दे ब्रिंग आउट द फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को रिमूव किया। बहुत रिजिड एक्ट था और उसको हटाया गया। काफ़ी ज़्यादा अबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी की, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी की, एंड एक ग्लोबल विलेज क्रिएट किया इंडिया ने, ऐसा बोलना बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस अब एसेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, उसको डिस्कस करेंगे। बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं पेशल एनालिसिस को और डीप में आपको समझाऊंगा, एंड हियर आई एम फुलफिलिंग माई प्रॉमिस। सब ये क्वेश्चन कैसा आएगा, सबसे पहले तो वो पूछेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड डायमेंशंस और कुछ नहीं है, पेसल वाले जो फैक्टर्स हैं उन्हीं को डायमेंशंस बोला गया है। और इस अब आपने आंसर कैसे लिखना है, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दीज फैक्टर्स वन बाय वन। सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखो, ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द दैट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, उनको हम इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का पार्ट बोलते हैं। जैसे कि एज अ बिजनेसमैन व्हाट आर दोज पार्ट्स। सबसे पहले तो जीडीपी का क्या रिजल्ट है, क्या इन्फ्लेशन रेट है, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स के पार्ट हैं, एंड वी शुड नो कि क्या इनका इम्पैक्ट होता है। जीएसटी का आना, डीमोनेटाइजेशन होना भी इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आगे चर्चा बढ़ाते हैं। देखो, सोशल एनवायरनमेंट इज़ द नेक्स्ट वन। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। सोशल एनवायरनमेंट बेसिकली रेफर्स टू द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द टेस्ट्स, द प्रेफरेंसेस दैट अ पर्टिकुलर सोसाइटी हैज़। उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कोका कोला के एग्जाम्पल से हमने समझा था। और इंडिया की बात करूँ, आपने को ध्यान है जब भी दिवाली होती है, ईद, क्रिसमस, गुरुपूरब जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, सो सडनली देयर इज़ अ इंक्रीज इन सेल ऑफ स्वीट्स। और ये ऑफ कोर्स इंडिया का सोशल एनवायरनमेंट है। दिवाली पे आप कहीं अमेरिका जाके मिठाइयाँ बेचेंगे, शायद वो लोग इतना ना खरीदें। हाँ, इंडियंस ज़रूर खरीदेंगे बट अमेरिकन्स नहीं लेंगे। बट क्योंकि वो इंडिया का त्यौहार है और इंडिया का सोशल एनवायरनमेंट ऐसा है। चलिए, इंडिया की बात कर रहा हूँ तो कुछ ये बातें करने में थोड़ी सी रिस्की हो जाती हैं, बट स्टिल आई एम गोना डू इट बिकॉज मुझे आप लोगों को समझाना भी है। देखो, इंडियन सोशल एनवायरनमेंट के भी कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले, इंडियन एनवायरनमेंट में देर इज़ अ डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स। बस मैं और डिस्कस नहीं करूँगा इस पॉइंट को ज़्यादा। उसके बाद आज अब एक चेंज इंडियन एनवायरनमेंट में आया है। एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। और इन लेक्चर्स के थ्रू हमारा भी वो कोशिश हमेशा रहती है कि जिसको भी एजुकेशन की नीड है, एटलीस्ट उसकी वो नीड कभी अनफुलफिल्ड ना रहे। हमने भी बहुत परेशानी देखी है, बट अब किसी को वो परेशानी नहीं होनी चाहिए, थैंक्स टू द एनवायरनमेंट। बट स्टिल
अभी भी हमारी कोशिश है हम और ज़्यादा सर्व कर पाएँ। ठीक है, तो ये इंडियन एनवायरनमेंट के दो फैक्टर्स थे, रिजर्वेशन और एजुकेशन लेवल। बाकी सब ठीक है, बट दीज आर द मोस्ट टू इम्पॉर्टेंट वंस। नेक्स्ट है सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। तो कुछ नहीं, बस चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन एंड लिटरेसी, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पढ़ने के बाद, सॉरी, सोशल पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, माय डियर फ्रेंड्स। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट अफेयर्स की बातें आ जाती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है बिजनेस के टूवर्ड्स, बिजनेस पॉलिसीज के टूवर्ड्स, दैट मैटर्स अ लॉट। और ये तीनों व्यक्ति यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इन तीनों का ही स्टाइल ऑफ वर्किंग ऑल टुगेदर डिफरेंट है। और मैं ज़्यादा इनके बारे में नहीं बोलूँगा, आप ज़्यादा मुझसे जानते हैं। बट यस, जब भी इन तीनों में से कोई एक गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है तो बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान हुआ है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान आया था, तो आपको याद है कितनी कंपनीज ने नए प्रोडक्ट्स बनाए, नई क्लीनिंग मशीन्स बनाई, बहुत मतलब ऐसी चीज़ें देखने को मिली उन दिनों में, और काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट्स भी कंपनीज ने अर्न किए, जिन्होंने मोदी जी को उनकी आइडियोलॉजी को सही समय पे समझ लिया था। वैसे ही स्किल मूवमेंट, स्किल इंडिया मूवमेंट आई, तो बहुत सारे मेरे ही सिटी करनाल में ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आईटीआईज ओपन हुए, और मैंने देखा कि यस, मिस्टर मोदी जी जब कुछ भी बोलते हैं तो कैसे सीरियसली उनकी बात को लिया जाता है। एंड यस, दे एंड अप इन मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स, and he has definitely a good ideology in this skill india initiative. Let's talk about the legal environment, my dear friends. The management of every business has to obey the law of land. ये तो कोई बात ही नहीं है ना, हर किसी को इंडिया का लॉ फॉलो करना होगा, और वो फॉलो करने के लिए उसे उसके नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो रीसेंट कोर्ट जजमेंट्स हों, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हों, या वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट हों। अब आप पूछेंगे कि एज अ बिजनेसमैन हम अपने बिजनेस का ध्यान रखें या लीगल एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। ऑफ कोर्स आपको बिजनेस पे ही फोकस करना चाहिए, और लीगल जो परेशानियां हैं वो एडवोकेट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे छोड़ देनी चाहिए आपको। हायर अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव टू से। ओके, कुछ एस्पेक्ट्स पढ़ लेते हैं लीगल एनवायरनमेंट के बारे में, जिनकी वजह से बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट जाता है। सबसे पहले स्टैट्यूटरी वार्निंग्स, माय डियर फ्रेंड्स। हर सिगरेट के पैक पे कंपनी ने लिखा होता है दैट इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों लिखते हैं? वो मजबूरी है दोस्तों, लीगल एनवायरनमेंट इंडिया का ऐसा है, गवर्नमेंट कहती है कि इफ समथिंग इज इंजूरियस टू समवंस हेल्थ यू हैव टू मेंशन इट ऑन द पैकेट इटसेल्फ। उसके बाद अगर वो इंसान खरीद रहा है उसकी मर्जी है, बट आपको मेंशन करना होगा। वैसे ही अल्कोहल की एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड है। अब आप बोलोगे एडवर्टीजमेंट तो हमने कितनी देखी है मैकडोवेल्स की या दूसरे प्रोडक्ट्स की, तो वो कभी भी आई हैव टू से दिस, मुझे आज बोलना ही होगा, बोलने दो। वो अल्कोहल की एडवर्टीजमेंट नहीं होती है दोस्तों, वो म्यूजिक सीडीज की एडवर्टीजमेंट होती है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, बट यस, देयर आर लीगल प्रोहिबिशंस ऑन प्रमोटिंग अल्कोहल। ठीक है, वैसे ही बेबी फूड के ऊपर लिखा होता है कि मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट। चाहे आप बेबी फूड खरीद रहे हैं, बट एट द एंड मदर मिल्क इज़ द बेस्ट। हाँ, ये बिल्कुल होता है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, माय डियर फ्रेंड्स। आई हैव टू से, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आजकल आप देख ही रहे हैं, ऑनलाइन सेल, ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन टीचिंग जो मैं अभी कर रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। और बिकॉज ऑफ कोर्स इसने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, मैं अपनी एज अ टीचर बात करूँ, इट हैज़ प्रोवाइडेड एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू अ वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स, जो हम यहाँ जोग्राफिकली कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से नहीं कर पाते थे। सो ये सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की वजह से हो पाया, इनोवेशंस की वजह से हो पाया, और क्योंकि हमने इसको समझा है तो हमें हमें इसका बेनिफिट भी मिल रहा है। वी आर डेफिनेटली मेकिंग समथिंग गुड फॉर अस बाय अंडरस्टैंडिंग दिस। और आजकल ऑनलाइन टिकट बुकिंग्स हो गई हैं, ये पोर्टल लिया है मैंने इंडियन रेलवे का, और ऑनलाइन टिकट बुकिंग आज इतनी इजी हो गई है, मतलब लाइन में खड़े होने का झंझट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सो ऑफ कोर्स व्हेन वी अंडरस्टैंड द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, ओनली देन वी अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़।
ठीक है जी। सो ये चैप्टर यहाँ बेसिकली ओवर हो गया है। आई हैव डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बट चैप्टर आपकी बुक में एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, एंड आई थिंक कि मुझे ये डिस्कस करनी चाहिए। डीमोनेटाइजेशन के ऊपर एक नोट लिखा गया है और मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। आप चाहें तो इसके बाद मत सुनिए लेक्चर को, बट हाँ, जिसको 2 मिनट डीमोनेटाइजेशन के बारे में जानना है, प्लीज़ स्टे हेयर, वॉच द कंप्लीट वीडियो। 8 नवंबर 2016, आई रिमेंबर आई वॉज गिविंग माई एग्जाम्स फॉर CA इंटरमीडिएट, एंड मेरा एग्ज़ाम नेक्स्ट डे था और न्यूज़ आई कि 500 और 1000 के जो नोट्स हैं अब वो लीगल टेंडर नहीं रहे हैं। इट रिजल्टेड इन विड्रॉल ऑफ 86% ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, और जिनके पास भी ड्यू टू करप्शन और ड्यू टू सम ब्लैक मनी जो भी उनके पास था, उन्हें वो बैंक्स में सबमिट करना पड़ा। दे फेस ह्यूज प्रॉब्लम्स। बहुत से लोगों ने काफ़ी तिकड़मबाजी लगाने की कोशिश की, बट एट द एंड इट वॉज अ ग्रेट मूव बाय द गवर्नमेंट। हालांकि लेटर ऑन इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी टफ हो गई थी इसकी। लेट्स नॉट डिस्कस दैट। फीचर्स की बात करें तो ये एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था, बिल्कुल ब्लैक मनी को कर्व करने की कोशिश थी। उसके बाद इट शोज द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। 2016 में सब समझ गए थे दैट मोदी गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू समथिंग बिग, एंड उन्होंने करके दिखाया। दे शो नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। और एक बात बोलूं, 8 नवंबर 2016 को सब पहले तो उन्होंने ब्लैक मनी सबका अंदर किया, और 2017 में GST को लेकर आए और बिजनेसेस को क्लीन स्लेट से उन्होंने शुरू किया। Hats off to the government. Tax administrating and channelizing saving into formal financial system. सबकी सेविंग्स को बैंक तक लेकर गए। यू रिमेंबर द जन धन योजना बाय PM मोदी। सभी के बैंक अकाउंट्स खुले उन दिनों में। सो ग्रेट इनिशिएटिव। क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। पेटीएम का राइज हमने देखा है उस टाइम पर। आज बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, पेपल हो गया इंटरनेशनल लेवल पे, थैंक्स टू दिस फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन ओनली, कि ये सब हो पाया इंडिया में। और आज इसी वजह से शायद ऑनलाइन का क्रेज़ इतना बढ़ चुका है। इट हैज़ अ डेफिनेट इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। आई रिक्वेस्ट you to study this and do watch the videos which I am uploading, because मैं बिल्कुल सिर्फ बुकिश नॉलेज के सेंस में पढ़ाने की मेरी कोशिश नहीं होती। आई ट्राई टू गो डीप, एंड thank you guys for watching it. Keep sharing, keep subscribing. Thank you, my dear friends.